कितना ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग, एंड नॉट सिर्फ माँ की तरफ से बट ऑल्सो कि हमारी हेल्थ केयर, हमारे गवर्नमेंट, हमारी वर्क प्लेसेस इस आइडिया को सपोर्ट करें। तो आप इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या बता सकती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों और ज़रूरी होता जा रहा है? जी, बेसिकली थैंक यू फॉर सबसे पहले डॉन न्यूज़ को कि उन्होंने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एक नेचुरल हेल्थ इंटरवेंशन है जो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है माँ और बच्चे के लिए और कम्युनिटी के लिए। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी एक छोटी सी स्टोरी के साथ। आप इमेजिन करें कि एक न्यू प्रेग्नेंट ख़वातून जो है वो आपके हॉस्पिटल में आती है और बिल्कुल उसका डिलीवरी का टाइम है, उसको कोई एंटीनेटल नहीं मिला, उसको कोई ख़ास मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, शी इज़ स्केयर्ड, शी इज़ एनीमिक। और ये एक एवरेज पाकिस्तानी की मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। शी गोज़ इनटू द डिलीवरी रूम, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, वहाँ डिलीवरी होती है, बेबी उससे ले लिया जाता है, उसको रिससिटेट करते हैं, उसको साफ़ करते हैं और फिर उसके बाद उसको हल्का सा कहते हैं कि भाई अपना दूध पिलाना है, अब तुम डिस्चार्ज हो रही हो, तुमने वापस आना है, और वो चली जाती है। तो इस पूरे अरसे में उसकी बहुत सी जगहों पे गैप्स हैं जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अनवेल करूँगी, अनरैप करूँगी, जहाँ पे हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक एनीमिक माँ एक एनीमिक बच्ची को पैदा देती है, बच्चे को पैदा करती है, उसको ना खुद रियलाइजेशन है, ना उसको हॉस्पिटल की तरफ से उस तरह सपोर्ट मिल रही है। ऑफ कोर्स उसके प्रोसेस को, उसकी डिलीवरी को सपोर्ट मिल रही है, लेकिन बच्चे की नशोनुमा और माँ की सेहत के बारे में वो काउंसलिंग नहीं मिल रही। उसके बहुत से रीज़न्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन्ड हैं, हम लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस का इसका नहीं पता। हमने इस सिनेरियो में एक एवरेज सिनेरियो को इम्प्रूव करना है। ये इम्प्रूव कैसे होगा? ये इम्प्रूव होगा जब हम एटलीस्ट एवरी ईयर एक हफ़्ता मखसूस कर देंगे कि जी 1st वीक ऑफ अगस्त इज़ ब्रेस्ट वीक, फीडिंग अवेयरनेस वीक। तो क्यों हम ये करना चाहते हैं? जी। अच्छा, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से बोला कि हर स्टेप पे हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है, एंड नॉट सिर्फ माँ को, इवन टू द चाइल्ड एज वेल, और उससे पहले भी ये अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। सो डॉक्टर आयशा, इज़ इट ट्रू कि हम लोग 800,000 लाइव्स हर साल सेव कर सकते हैं अगर हम जो है एक बच्चे को 6 महीने तक सही से ब्रेस्ट फीडिंग कराएं? इज़ दैट ट्रू? जी, it is exactly very true. Being a doctor, being my following my own experience, every time, every step when you become a mother, when the baby is born, the mother is also born at the same time. मतलब माँ भी तो उसी दिन पैदा होती है, उससे पहले तो उसने किताबी नॉलेज होता है। तो उस टाइम पे हर एक को जज नहीं करना होता, उसको सपोर्ट करना होता है। तो इट इज़ ट्रू कि आपकी जो और हम इसको समझते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो कहते हैं एक बच्चे को पालने के लिए पूरे गांव की ज़रूरत होती है। तो पहले तो माँ खुद रियलाइज़ करे, और वो रियलाइज़ करती है जब वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उसके फैमिली, उसके हॉस्पिटल जहाँ वो एंटीनेटल कराने, चेकअप कराने जाती, वो उसको रियलाइज़ कराते हैं कि भाई माँ का दूध कितना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो मिथ्स और जो चीज़ें होती हैं उनको पीछे करना होता है, उनको क्लियर करना होता है। जो सीना बसी जो होता है कि ये खाना गर्म है, ये खाना ठंडा है, ये तो कमज़ोर है, इसको तो पहले टीबी हुई थी, ये तो दूध नहीं सही पिलाएगी, हमारा बच्चा जो है वो एक मेजी बेबी लुक जो है उसकी होनी चाहिए, वो मोटा होना चाहिए, माँ का दूध पतला होता है, ये सारी मिथ्स चलती हैं। तो माँ इज़ ऑलवेज गिल्टी, एंड इफ़ शी इज़ अ वर्किंग वूमन तो शी इज़ डबल गिल्टी कि शायद मैं जो हूँ वो पूरा नहीं कर पा रही। तो ये सारे स्टेप्स पे मेरे में कोई कमी है या मैं जो हूँ, और लोगों का पीयर प्रेशर होता है, फिर एक फैमिली प्रेशर होता है। तो आपको ना पहले उस इंसान को, खातून को, उसकी इमीडिएट फैमिली को, उस महल्ले कम्युनिटी को, उसकी वर्क प्लेस को, और गवर्नमेंट लेवल पे देखें कि ये जैसे ये आज एक स्टेप जो है ये गवर्नमेंट लेवल का स्टेप है कि नेशनल लेवल पे आसान लफ्ज़ों में बताया जाए कि माँ का दूध पिलाना कितना ज़रूरी है। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं
कि ये दूध पूरा नहीं पड़ेगा, या देखिए बेस्ट ये होता है कि जो अमवात आपने कहा 8,000 बच्चे हैं, वो 8,000 बच्चे फौत होते हैं जो मैंने दिन में ये फर्स्ट कहानी सुनाई, हाइपोथर्मिया टेम्परेचर ठंडा होने से, नंबर 2 हाइपोग्लाइसीमिया यानी एकदम शुगर या एनर्जी ना मिलने से, और नंबर 3 इन्फेक्शन से। तो हम इन तीनों चीज़ों को बचा सकते हैं कि जैसे ही बेबी पैदा हो उसको माँ के सीने के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे दें। उससे क्या होगा, वो वार्म होगा, जो वो एंजाइटी उस बेबी में जो न्यूबॉर्न में होगी वो माँ की धड़कन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, माँ पॉजिटिव फील करेगी, बेबी जो है वो रिलैक्स करेगा, बेबी गर्म होगा, और आप सबसे पहले विद इन फर्स्ट आवर ऑफ उसके पैदा होने के आप कोशिश करेंगे कि वो माँ के दूध से इनिशिएट करें। जाहिर है फ़ौरन बेबी फीड नहीं लेगा, लेकिन एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। Absolutely, and that Dr. is good Aisha. enough. Absolutely, it Dr. is good Aisha. enough. Just to make it a little more relatable, I have had many friends जिनकी deliveries के बाद they had a lot of troubles with lactation as well, बिकॉज कुछ लोगों के सी सेक्शंस होते हैं, एंड आई फील कि हमारे पास इतना ज़्यादा लैक्टेशन काउंसलिंग शायद अवेलेबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये सी सेक्शन की वजह से भी फीडिंग डिले हो जाता है, एंड तीसरी चीज़ फार्मूला मार्केटिंग इतनी ग्लोरियस और अच्छी लगती है कि हम सोचते हैं कि लाइक यू सेड इनिशियली इन योर बिगिनिंग कि मेजी भी चाहिए। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं कि इतना नेचुरल लगता तो है मगर फिर भी इतना नेचुरल फील नहीं होता। सो व्हाट वी डू इन दोज सिचुएशंस? थैंक यू सो मच। अब इसको थोड़ा सा ना आसान करने के लिए मैं बताऊंगी स्टेप्स ये हैं कि जब आप एक खातून को सिर्फ ये नहीं कहते कि तुम्हारी ड्यूटी है तुमने मदर फीड करनी है, उसको ये बताते हैं इससे बच्चे को भी बहुत फ़ायदे हैं, इससे आपको खुद बहुत फ़ायदे हैं। एब्सोल्युटली। बिकॉज आप मदर फीड कराते हैं वो एक ऑटोमेटिकली जो स्टार्टिंग इनिशिएशन है वो थोड़ा सा ट्रबलसम कुछ लोगों में हो सकता है, लेकिन विद सपोर्ट जो कि अब फैसिलिटी पे जो LHVs होती हैं, जो नर्सेज होती हैं, जो लैक्टेशन सपोर्ट करने वाली नर्सेज होती हैं, वो आपको बड़ा अच्छे तरीके से एक दफ़ा बच्चे को लैच करना सिखा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि वो जो फियर होता है कि शायद ये बेबी बहुत टाइनी है और मैं इसको फीड नहीं करा सकती या मैं इसको सही संभाल नहीं सकती, उसकी थोड़ी सी अगर वो काउंसलिंग उसको साथ साथ सपोर्ट मिलती जाए फैमिली के साथ साथ, जो वहाँ पे फैसिलिटी के अंदर जो लैक्टेशन नर्सेज होती हैं, नर्सरी नर्सेज होती हैं, वो आपको बड़े आसानी से जो है वो आया होती हैं, वो लर्नड होती हैं। तो होता ये है कि जब आपने एक दफ़ा विद इन फर्स्ट आवर ऑफ डिलीवरी बच्चे को स्किन के साथ लगाया तो वो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो माँ की तरफ रुजू करता है और सकलिंग उसका रिफ्लेक्स स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर बच्चा सही तरीके से माँ के साथ अटैच हो जाए, लैच हो जाए, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए लर्न कर लेता है कि उसने कैसे फीड लेनी है। तीसरी बात ये होती है कि आपने जैसे कहा कि स्पेशल कंडीशंस हैं लाइक सिजेरियन सेक्शन है, तो ये एक गलत हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि शायद मदर फीड जो है वो नहीं कराई जा सकती क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। उसमें भी दे आर 10-11 पोजीशंस हैं जो डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे अगर बच्चे के क्लेफ्ट लिप है, उसका होंठ जख्मी है, या उसके तालू में सुराख है, या मदर का ऑपरेशन हो, तो दे आर डिफरेंट पोजीशंस जो आप बच्चे को करा सकते हैं, जिसकी वजह से जो कि उसको फैसिलिटी में एक दफ़ा सिखानी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन हुआ है तो गोद में तकिया रख के उसके ऊपर बेबी को लिटा के क्रुक ऑफ द ये जो एल्बो होती है इसमें उसका सर कैसे रखना है, और बच्चे को वो कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट सकिंग द निपल बट इट इज़ सकलिंग द ब्रेस्ट। तो वो जो प्रोसीजर होता है कि कैसे अटैच होना है, कैसे बच्चे ने सकल करना है, और ये फीडर की तरह नहीं होता है ये बताना होता है कि जी एक ही दफ़ा फीड कर लेगा। ये माँ को क्यूज़ के ऊपर जाना होता है कि बेबी जब माँ के साथ होता है वो कंफर्टेबल होता है, वो थोड़ा सा फीड करके सो जाता है, लेकिन माँ ने बच्चे को हाथ हल्का सा पाँव पे टिकल करके, कान को रब करके उसको उठा के दोबारा फीड कराना होता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जब वो एक दफ़ा किसी सपोर्ट के साथ गो थ्रू कर लेती है ना, तो फिर उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और फिर फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, दैट मीन्स नो घुट्टी,
नो पानी, आपने गिल्टी नहीं होना, उफ अल्लाह इतनी ह्यूमिडिटी है तो पानी पीना पड़ेगा, इतनी बच्चा डिहाइड्रेट हो जाएगा। नहीं, माँ का दूध अल्लाह ताला ने ऐसा मैजिकल रखा है कि वो ज़रूरत के मुताबिक, उस बच्चे की उम्र के मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक मॉड्यूलेट हो जाता है। ऑफ कोर्स, यानी उसमें पानी की कंटेंट शुरू में बेबी के ऐसे 80% होती है कि वो उसकी हाइड्रेशन, अगर एक्सक्लूसिव मींस एवरी टाइम, ये नहीं कि रात को सो गए तो फिर टॉप फीड दे दी, बॉटल फीड दे दी, ऐसे नहीं। मैं एक बड़ा अच्छा टोटका बताती हूँ, एंड आई एम जस्ट अ सिंपल टोटका, कि आपके बहुत ज़बरदस्त, आप जो डाइट लेते हैं वो आप लें, लेकिन जब भी आप माँ बच्चे को दूध पिलाने लगे तो वो 1 ग्लास पानी या जूस या दूध जो भी हो वो अपने साथ रख ले, क्योंकि उसको प्यास लगती है, वो जब पानी पिएगी तो बेबी की फीड रेगुलराइज होगी। दूसरी टिप ये है कि आप, बड़ा सिंपल सस्ता टिप है कि सफ़ेद सौंफ, फ्रेश खोपरा कद्दूकश करके और ये मिश्री बारीक एक बड़ी बोतल बना ले, और माँ उठते बैठते उसकी लगाए। सौंफ से हाजमा होगा, मिश्री से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, और तीसरी चीज़ है जो कोकोनट है, खोपरा, वो माँ की फीड को और बनाएगा। तो कितना सिंपल सॉल्यूशंस हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा ये कल्चरल चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं, और हमारी ये जो एविडेंस बेस्ड चीज़ें ये भी साथ साथ चलती हैं। और अगर आप पहले 6 महीने माँ बच्चे को एक्सक्लूसिव मदर फीड पिलाए और उसके बाद वीनिंग स्टार्ट करे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करे, तो उससे क्या होगा कि 80% जो आपने कहा है ना प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, जो कि हमारे यहाँ मौसमी की वजह से या बीमारियाँ हैं, वो नहीं होंगी, और हम अपने बच्चों को वो क्रूशल टाइम जो है वो पास करा देंगे। एब्सोल्युटली, आई मीन आई थिंक दैट्स ग्रेट। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और अब आपने हमें tips भी बताई, and I think this puts and summarizes everything in the correct manner as well. Thank you so much, Dr. Aisha.